बच्चे हम बड़ों से कहीं बेहतर होते हैं। जो बात हम दिल पर लेकर बैठ जाते हैं, उसे वो खेल खेल में हवा में उड़ा देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर पद्मजा शर्मा की एक बहुत ही रोचक सुंदर कहानी, हमने रानी को जीत लिया। मम्मा, हमारे कपड़े जमा दो, मुझे वो काला बैग देना, निन्नी को अलग बैग देना। अंकिता ने निन्नी की ओर शरारती अंदाज में देखते हुए कहा। नहीं नहीं, दीदी के साथ ही मेरे कपड़े रखना, उसने कुछ कुछ रूठते हुए कहा। किताबें भी रखूं? मैंने छेड़ा तो अंकिता बोली, नो स्टडी, नो बुक्स, नो टेंशन, खेलना, खाना, सोना, घूमना, बस। निन्नी हिफ हिफ हुर्रे कहते हुए मोहल्ले की अपनी सखियों के बीच दौड़ गई, यह सुखद सूचना देने कि वे अपने मौसाजी के साथ कल जयपुर जा रही हैं। बड़े दिनों की छुट्टियां हो चुकी थीं। अंकिता और निन्नी को लेने उनके मौसाजी जयपुर से आ गए थे। बेटियां जाने के लिए उत्साहित थीं। वहाँ उनके हम उम्र अदिति और शिवानी जो थी, उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश थी। अंकिता को नया नाइट सूट चाहिए था, अब तक 1 पीस पहन रही थी, अब उसे 2 पीस चाहिए, बड़ी हो रही है। निन्नी को नई बैलीज चाहिए। नर्सों उसके स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वहाँ भूल आई थी। हम नाइट ड्रेस और बैलीज ले आए। बैग तैयार हो गया। मैंने रात को उनसे कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अभी बता दो, सुबह ला सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं चाहिए कुछ भी, अंकिता ने कहा। मैंने महसूस किया जो उल्लास अंकिता की आवाज़ में दोपहर के समय था, वह अब रात को नहीं है। खैर, बच्चे हैं, छुट्टियां हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, नींद आ रही होगी, यूं ही लगा होगा मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इनके जाने के ख्याल से विचलित हो रही हूं। इस तरह सोच विचार चलता रहा। सुबह मैं हिदायतें दे रही थी, मौसी को तंग मत करना, घर में जो बने खा लेना, बात बात पर आपस में लड़ना मत, हम लोग हर रात को तुमसे फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे। ठीक है, अंकिता ने माथे पर सलवटें डालते हुए कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। छोटी मेरे पास बैठी रही। कुछ पल बाद वह मेरे गले में झूल गई और बोली, मम्मा, हमारे बिना आपका मन लग जाएगा? आपको हमारी याद नहीं आएगी? 9 वर्षीय निन्नी ने जब यह कहा तो उसकी आंखों में उदासी के भाव साफ दिख रहे थे। बेटा, तुम घर से घर में ही जा रही हो, और 1 सप्ताह की बात तो है, 7 दिन तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। तुम्हारा मन न लगे तो फ़ोन कर लेना, फिर भी न लगे तो मौसा जी को कहना, वे छोड़ जाएंगे। हमारा न लगा तो हम वहाँ आ जाएंगे। मैंने उसे प्यार से समझाया तो वह बोली, वो बात नहीं मम्मा, मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के बिना उनके मम्मा पापा का घर में मन लग जाता है क्या? मैं कुछ कहती उससे पहले उसकी सहेलियाँ चिड़ियों की तरह चहकती फुदकती हुई चली आईं और पूछने लगी, अरे निन्नी, तू सचमुच जयपुर जा रही है? हाँ, उसने इतराते हुए कहा। आज हमारे साथ खेलेगी? सखियों ने पूछा तो खुशी खुशी बोली, हाँ, चलो चलते हैं, खेलते हैं। कहते हुए वह उनके साथ दौड़ गई। मैंने कहा, जल्दी आना। जाने उसने सुना भी कि नहीं। बस 2:30 बजे की थी, 1 बज रहा था। बेटियों ने 11 बजे नाश्ता किया था, अब उन्हें भूख नहीं थी। खाना बस में खाने की बात तय हो गई। उनका ऑर्डर था कि हमारे लिए देशी घी के
करारे पराठे और छोटे आलू की जीरा छौंक वाली सूखी सब्जी टिफ़िन में रख देना। जब मैं खाना पैक कर रही थी, तब अंकिता रसोई में मेरे करीब आकर बोली, मम्मा, मेरे पराठों में नमक मिर्च क्यों नहीं डाला? मैं फीके पराठे नहीं खा सकती। और कहते कहते वह सुबकने लगी। मेरे हाथ रुक गए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे अपने से चेपते हुए पूछा, मेरी बेटी रोई क्यों? अब वह पहले से भी जोर से रोने लगी और बोली, मुझे जयपुर नहीं जाना है। मैं देर तक उसे बहलाती मनाती रही। छुट्टियों में जयपुर जाने की योजना तुम्हारी ही थी। तुम्हारे कहने पर ही मौसा जी आए हैं। अब नहीं जाओगी तो उन्हें लगेगा कि हम तुम्हें भेजना नहीं चाह रहे हैं। उधर वो बहनें भी निराश और नाराज हो जाएंगी। वे फिर अपने घर कभी नहीं आएंगी। कौन बहनें? उसने गुस्से से पूछा। अदिति और शिवानी। मेरे ये नाम लेते ही वह चिढ़ सी गई। बोली, आपको सबकी परवाह है, बस हमारी ही नहीं है। निन्नी जाए तो उसे भेज दो, मैं नहीं जाऊंगी, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। इतने में निन्नी दौड़ते हुए आई। मम्मा, पापा के साथ का अपना एक फोटो देना। मुझे रास्ते में आपकी और पापा की याद आई तो उसे देखूंगी। उसका स्वर रुआं सा था। इस ड्रामेबाज को कुछ मत देना, फोटो गिरा देगी कहीं, अंकिता ने कहा तो दोनों में बहस होने लगी। मैं फोटो ले आई, निन्नी को दी। वह खुशी से उछल पड़ी। फोटो लेकर बाहर दौड़ गई। अंकिता की आंखों में अब तक भी पानी था। छलक न पड़े इसलिए वह बोली, आप निन्नी की नौटंकियां नहीं समझती हैं। पता है उसकी सहेलियों ने कहा होगा मम्मा, पापा की फोटो मांग ले, वे खुश हो जाएंगे। तब आई है वह, देखा नहीं, फोटो हाथ आते ही भाग गई उनके साथ। मैंने अंकिता के बालों में हाथ फिराया और पूछा, अपनी टूथब्रश रख ले? उसने बेमन से कहा, भूल गई, अभी रखती हूँ। निन्नी की भी रख लेना, मैंने कहा तो बोली, मैं नहीं रखती निन्नी की, कहो उसे, वह खुद रखेगी। उसे बुलाना नहीं है क्या? 1:45 बज रहे थे। ऑटो रिक्शा आ चुका था। निन्नी कई बार पूछ चुकी थी, पापा हमें बस स्टॉप तक छोड़ने नहीं आएंगे क्या? अंकिता तो नाराज थी ही। बोली, बस पापा को तो अपने ऑफिस की लगी रहती है दिन भर, कोई आए कोई जाए उनकी बला से। मैंने उन्हें फ़ोन किया। वे बोले, तुम चलो, मैं 2-2:15 तक बस स्टॉप पर ही मिलता हूँ। पापा का जवाब सुनकर दोनों को बुरा लगा। ऑटो में हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं बीच में बैठी थी। निन्नी मुझसे चिपक कर बैठी थी। अंकिता मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाई थी। बस में मौसा जी के साथ बुझे मन से दोनों बैठ गई। निन्नी खिड़की के पास थी, मैं नीचे खड़ी थी। वह खिड़की से मेरी ओर चुपचाप देख रही थी, जैसे कि मेरे चेहरे को पढ़ रही हो और मुझे उनसे बिछड़ने की पीड़ा है कि नहीं, और है तो कितनी। मैंने उसे हंसकर कहा, क्या देख रही है निन्नी, खुश रहना। उसने थूक गटक लिया। तभी उसे पापा आते दिखाई दे गए। पापा पापा कहते हुए वह बस से नीचे उतर आई। इन्होंने अपना बैग दोनों टांगों के बीच रखते हुए निन्नी को गोद में उठा लिया, उसके गालों पर प्यार किया। वह भी पापा के गले में बाहें डालकर उनके चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगी। फिर पापा के कान में जोर से बोली, पापा पापा, दीदी अभी तक रो रही है, उसे नहीं जाना जयपुर। इन्होंने पूछा, तुझे जाना है कि नहीं? दीदी जो कहे, वह अंकिता को देखते हुए कह रही थी। इन्होंने निन्नी को गोदी से नीचे उतारा। मैंने कहा, दोनों का ही मन नहीं है। वो देखो अंकिता तब से रोए ही जा रही है, चुप ही नहीं हो रही, जैसे कोई सजा काटने जा रही है। इन्हें घर ले चलो, शैलेश जी को मैं समझा दूंगी। अगर वहां मन नहीं लगा तो इन्हें भागना पड़ेगा। पति बोले, बच्चियां हैं, पहली बार घर से
हमसे दूर जा रही हैं, उदास हो रही हैं, धीरे धीरे मन लग जाएगा। मैं अंकिता के पास जा ही रही थी बस में कि वह खुद ही आ गई। वह मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाकर अपने पापा से बोली, आप मौसा जी से कह दो कि हमें कल ही यहाँ छोड़ जाएं, और जब भी मेरा मन करेगा मैं यहाँ फ़ोन करूँगी, वे रोकेंगे नहीं। ठीक है, अभी कह देता हूँ। पति ने देखा शैलेश जी भी बस से उतरकर हमारे पास आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अंकिता, निन्नी तुमसे छोटी है, फिर भी हंस रही है, और तुम इससे 4 साल बड़ी होकर भी रो रही हो। देख रहा हूँ ऐसे रोए जा रही हो जैसे ससुराल जा रही हो, गांव की कोई लड़की। अंकिता ने मेरी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और गर्दन नीचे करके हल्के से मुस्कुराई। निन्नी ससुराल का नाम सुनकर ताली बजाकर हंसने लगी। तभी अंकिता ने उसकी तरफ आंखें तरेरी। वह मेरी ओट लेकर सहम कर खड़ी हो गई। मौसा जी अंकिता से बातें करने लगे, पिछली छुट्टियों की, स्कूल की, पढ़ाई की, खेलों की, नंबरों की, जयपुर में घुमाने की, होटल ले जाने की। इधर निन्नी पापा से डिमांड कर रही थी, पापा कुछ दिलाओ ना। क्या? कुछ भी। फिर भी कुछ का नाम तो होगा, कुछ भी यार पापा। अच्छा चिप्स? नहीं। अच्छा फ्रूटी? नहीं। तो चॉकलेट? 2:30 बज गए थे। ड्राइवर अपनी सीट पर आ चुका था, हॉर्न बज चुका था। कंडक्टर भी हाथों में कागज़ लिए तेज कदमों से बस की तरफ आ रहा था। बस छूटने वाली थी। इन्होंने उसे डपट दिया कि बाहर की चीज़ें नहीं खाते। वह छोटे से मुंह से मेरी ओर देखने लगी। मैं भागकर पास की दुकान से उसके लिए 2 फ्रूटी, 2 चिप्स के पैकेट ले आई। निन्नी ने कहा, मेरी अच्छी मम्मा। गंदे पापा। अंकिता ने कोई खुशी नहीं जताई। मैंने दोनों बेटियों के बालों में हाथ फिराया। वे बस में बैठ चुकी थी, दोनों खिड़की से देख रही थी, रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी। बस रवाना हो गई। वे दूर तक हाथ हिलाती रही। मैं भी उदास थी। घर आकर हमने खाना खाया, ये दफ्तर चले गए। मैं बचे काम को सल्टाने लगी। सारा घर बिखरा था, समेटा। रात को किसी शादी में जाना था। 8:30 बज रहे थे। बस ठीक समय पर हुई तो अब तक पहुंच गई होंगी जयपुर। यह सोचकर मैंने इन्हें फ़ोन करने के लिए कहा तो बोले, तू भी कमाल करती है, सरकारी बस भी कभी समय पर पहुंची है? 9 बजे के आसपास पहुंचेगी, तब फ़ोन करेंगे। ये न्यूज़ देख सुन रहे थे टीवी पर। मैं फ़ोन के पास बैठी थी कि शायद बच्चियों के पहुंचते ही बहन फ़ोन कर दे। 9 बजे बहन का फ़ोन आ ही गया कि सब ठीक से पहुंच गए हैं, बच्चियां मस्त हैं। क्या कर रही हैं वे? मैंने पूछा तो उधर से शैलेश जी बोले, उन्हें किसी की कोई याद वाद नहीं आ रही है। वहाँ और यहाँ की स्थितियों में बहुत बदलाव आ गया है। आपको बात करनी है क्या उनसे? दूसरे कमरे में वे सब धमाचौकड़ी मचा रही हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप लोगों को तंग न कर रही हूँ। मैंने इस समय बात करना उचित नहीं समझा, कहीं मेरी आवाज़ सुनकर रो न दें। मैंने इन्हें बताया तो बोले, मैं न कहता था कि यह रोना धोना यहीं तक है, वहाँ जाकर सब भूल जाएंगी। बच्चों को कभी कभी अपने से दूर भी करना चाहिए, वे आत्मनिर्भर बनते हैं, वरना घर गुस्सू बनकर रह जाते हैं। बड़े होने पर भी घर से बाहर पढ़ने या काम की तलाश में जाना पड़ ही सकता है। हम शादी से 11 बजे लौटे। पति ने कहा, अब उनसे बात कर लेते हैं। मैं डर रही थी कहीं हमारी आवाज़ सुनकर वे उदास न हो जाएं, रोने न लगें। मगर इनका कहना था कि पता तो चलेगा कि उनका मन लगा कि नहीं, हमारे साथ उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी कि हमने अपना वायदा निभाया। पति ने फ़ोन किया, जल्दी ही रख भी दिया और कहा कि उनका मन लग गया है, वे भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। शायद उनका रोना हम में से कोई भी
सुनना नहीं चाहता था। सुबह सोकर उठे तो देखा घर साफ सुथरा खाली खाली है। मेरा मन भी खाली खाली हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं है। उनके साथ ही घर का काम और बहुत सारी आवाज़ें भी चली गई थीं। आज घर में डिस्कवरी चैनल या कार्टून फिल्म की आवाज़ नहीं थी। उनके लिए दूध नाश्ता नहीं तैयार करना था। उनका खाना भी नहीं बनाना था। उनके कपड़े नहीं धोने थे। छुट्टियों के होमवर्क के लिए पीछे नहीं पड़ना था। उनकी आपसी तू मैं नहीं थी। कोई ज़िद, कोई डिमांड नहीं थी। मुझे बार बार हिदायतें नहीं देनी पड़ रही थी कि नंगे पाँव मत घूमो, गर्म कपड़े पहनो, थोड़ी देर धूप में जाओ, अब धूप तेज़ है, भीतर आ जाओ, नहा लो, खा लो, टीवी के आगे से अब तो हट जाओ, टीवी की आवाज़ कम करो। ये दफ्तर जा चुके थे। 12 बज रहे थे। अब घर में मैं थी या टिक टिक करती दीवार घड़ी। मैंने दरवाजे खिड़कियां खोली। बाहर गुनगुनी धूप थी। सामने चौक में बच्चे खेल रहे थे, पर बेटियों की सहेलियां दिखाई नहीं दे रही थी। निन्नी ही है जो सबको घर से निकाल लाती है। मंदिर के पास वाले पीपल से कौवे की कांव कांव के स्वर आ रहे थे। चिड़ियाओं का एक झुंड आसमान नाप रहा था। दाईं तरफ बंगले की छत पर धूप फैली थी, पर नीचे आंगन में छाया थी। खिड़की के पास खड़ी गाय अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ा रही थी। एक मोटरसाइकिल पर दूध वाला खाली टंकियां लेकर गुजर गया। कहीं कोई उदास गाना बज रहा था। यह उदासी मेरे भीतर उतरे इससे पहले मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। कौवे की कर्कश आवाज़ अब भी सुन रही थी। एक अजीब सा सूनापन वातावरण पर तारी था। घड़ी की टिक टिक की कीलें दिमाग में ठुक रही थीं। अचानक लगा जैसे अंकिता रो रही है। निन्नी फोटो को सीने से लगाए उदास खड़ी है। मैंने जयपुर फ़ोन लगाया। फ़ोन अंकिता ने ही उठाया। वह मेरी आवाज़ सुनकर आश्चर्य से बोली, अरे मम्मा, इस समय कैसे? फ़ोन तो रात को करने की बात थी ना। मैंने कहा, ऐसे ही कर लिया बेटू, तुम्हारी याद आ गई। क्या कर रहे हो तुम? मम्मा, हम तो कैरम खेल रहे हैं। हमने रानी को जीत लिया है, बांदी को निकालना बाकी है। उसके शब्दों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मैंने कहा, निन्नी से बात करवा दे। निन्नी की उधर से आवाज़ आ रही थी, दीदी मम्मा को बोलो 10 मिनट बाद बात करें। अब की बांदी हाथ नहीं आई तो समझो हम हार गए। अंकिता मुझे जवाब देना भूल गई। मैंने कई बार हेलो हेलो किया। वे अपने खेल में मस्त थीं। उधर से कोई जवाब देर तक नहीं आया तो मैंने फ़ोन रख दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे। यह थी प्रतिष्ठित साहित्यकारा डॉक्टर पद्मजा शर्मा की एक सुंदर कहानी। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और सुंदर कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।